हमारे बीबी जरदारी साहब जो हैं वो एक बात कर रहे थे गैदरिंग से कराची के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उन सबको एक आदमी के लिए जो है वो स्टैंड स्टिल पे लाया गया है। तो जाहिर है कि वो एक आदमी जो है नवाज शरीफ साहब है, जो अभी तक लंदन से नहीं आए हैं, और उन्होंने ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि फॉरेन पोल डेट जो है आप अनाउंस करें, यानी कि इलेक्शंस की डेट। और वो कहता है जी कि अगर पीपीपी बिटर पिल लेने के लिए तैयार है और अब 90 डे से बियॉन्ड चला गया है पीरियड जो कि इलेक्शन का आपको कहा गया था, आपने नहीं कराया, तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पीपीपी की इस डिमांड के साथ खड़े रहें कि मुल्क के अंदर फॉरेन इलेक्शंस होने चाहिए। और डिले जो है वो डिसरिस्पेक्ट आप शो कर रहे हैं वोट को भी और वोटर को भी। और उन्होंने कहा जी कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करने की जरूरत है और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है इसको खत्म करने की जरूरत है। ते पायन पहले तो तुसी अपने वालिद साहब नूं कहो ना, आसिफ अली जरदारी साहब नूं, कि पायन तुसी जरा पाकिस्तान दे वास्ते कुछ कम करो, कुछ डेवलपमेंट वास्ते हैं जी, फिर तुसी दूसरियां नूं जिहड़ा है वो सबक देना। तुसी अपने वालिद साहब नूं तो कदे कहा नहीं कि पायन इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये क्या किया आपने अपने ज़माने में, कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरी माँ कैसे मरी उसके ऊपर क्यों नहीं प्रॉपर प्रोब बिठाई गई। वालिद साहब से कोई सवाल नहीं करने, बाकियों से आपने करने हैं। बीबी जरदारी साहब, वालिद साहब से भी क्वेश्चन करो। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने जनाब नोटिस जारी किए हैं नैब को। ये जो 2 पिटीशन लेकर आए थे नवाज शरीफ साहब, और ये प्रोटेक्टिव बेल में इन एवन फील्ड एंड अल अजीजिया केस में, तो आज इनके जो लॉयर थे वो थे यहाँ पे मौजूद। और ये जो 2 बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जो है जिसमें कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, तो ये इनसे बात कर रहे थे। इनके जो लॉयर हैं अमजद परवेज से, तो अमजद परवेज साहब ने कहा जी और सबको भी ये प्रोटेक्टिव बेल्स दी गई थी, तो ये नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी जा रही। नैब के प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पे थे, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएं। इसके ऊपर जो है जस्टिस बड़े गुस्से में आ गए। जस्टिस औरंगजेब ने कहा जी अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ग्रांट करना चाहते हैं प्रोटेक्टिव मेल, तो कल फिर ये ना कहना कि जजमेंट जो है वो अब हमें करने दो। तो इसलिए और ये ना कहना कि नैब का जो चेयरमैन है अब वो डिसाइड करेगा ये केसेस, अब ये सारा कुछ जो है फिर कोर्ट को करने दो। तो उनका मतलब था कि प्लीज स्टेप बैक, और इसकी जो अब हियरिंग है कल तक यानी थर्सडे तक के लिए एडजर्न की गई है और कल से फिर से ये शुरू होगी। स्पेशल कोर्ट जो है जी उसने अडयाला जेल में जो उसके जो सुपरिटेंडेंट है उनको फिर से एक दफा कहा है कि इमरान खान साहब की बात जो है उनके जो बेटे हैं उनके साथ आप करवाएं। और आपको पता ही है कि जिस वक्त अगस्त 30 में ये अभी अटक जेल में थे, तो उस वक्त भी कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा था कि इनके बेटों से इनकी बात कराएं, लेकिन इन्होंने कोई भी जो जेल सुपरिटेंडेंट ने नहीं कराया था। तो इनकी जो लीगल टीम है उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था पिटीशन। उन्होंने कहा था जी अभी तक कोर्ट की बात नहीं मानी गई है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ मान ली थी इनकी पिटीशन कि एक तो इनको अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए फ्रॉम अटक जेल, और दूसरा इनकी बात जो है वो करवाई जाए। और इनका जो अभी साइफर केस के अंदर जुडिशियल रिमांड चल रहा है, और इनकी जो हो सकता है कि जो हियरिंग का जो सारा कुछ यानी कि जो फाइनल वर्डिक्ट है साइफर केस का वो अक्टूबर 23 को आ जाए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट भी। तो अब देखने की बात है कि इसके बाद क्या होता है। आईएसपीआर ने जनाब आज कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील वेपन सिस्टम, और उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए ये हमने टेस्ट किया है कि हम रीवैलिडेट करना चाहते थे इसका डिज़ाइन, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स, इसकी परफॉर्मेंस, और इवैल्यूएट करना चाहते थे कि ये सिस्टम जो है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर जो आज ये जो इवेंट हो रहा था इसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये जो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यहाँ पे थे। इस मौके के ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने और बाकी जो सर्विसेज चीफ थे उन्होंने इनको जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। पीआईए के तो जनाब पता नहीं हालात क्या हो गए हैं। कोई ज़माना था कि पीआईए की तरफ लोग देखते थे, क्या ज़बरदस्त जो थी फ्लाइट थी इनकी और क्या ज़बरदस्त एयरलाइन थी। हर 8 मिनट में ये लोग एक नई डेस्टिनेशन को टच करते थे। इनकी एयर होस्टेसेस जो थी उनके कपड़े क्रिश्चियन डियोर वालों ने डिज़ाइन किए थे। वाह क्या बात थी, नेक्स्ट लेवल ही था। इस वक्त पीआईए के पास जो है फ्यूल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हंसी आएगी आपको भी, मुझे भी आज ये खबर पढ़ के बहुत हंसी आई। एज अ रिजल्ट 24 डोमेस्टिक एंड
इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं आज फ्यूल ना होने की वजह से और ड्यूज पे ना करने की वजह से जो हैं वो ग्राउंड की गई थी। 12 जो थी वो इंटरनेशनल थी, 13 डोमेस्टिक थी। इसके अलावा आज भी 16 इंटरनेशनल और 8 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं जो जानी थी दुबई, मस्कत, शारजा, अबू धाबी एंड कुवैत, उनको ग्राउंड किया गया था। और लेकिन जो पैसेंजर्स थे उनको फिर दूसरी तरफ डायरेक्ट किया गया था और दूसरी फ्लाइट्स में उनको भेजा गया था। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी अजीत डोवाल साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा जी कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा वो बड़ा की जो है ये पार्टनर्स हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, लेकिन जाहिर है कि हमारी कनेक्टिविटी थ्रू पाकिस्तान होएगी और चूंकि पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है तो इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी अजीत डोवाल साहब ने आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो इलाके के अंदर टेररिज्म है इसको रोकना चाहिए और अगर चैलेंजेस जो हैं उनको और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमको जाना है तो हमको सारों को मिल के रहना पड़ेगा। और एक कंट्री, नाम तो नहीं लिया उन्होंने बट ऑब्वियस ये कि पाकिस्तान एक कंट्री जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है जिससे कि सब लोग सफ़र करेंगे। हमारे कल्चरल लिंकेजेस हैं और पीपल टू पीपल टाइज हैं सेंट्रल एशिया के साथ, हमको इसकी इजाज़त होनी चाहिए। ये आज सेकेंड जो थी मीटिंग हो रही थी इनकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कजाकिस्तान में, जहाँ पे अजीत डोवाल साहब बात कर रहे थे। इससे पहले जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी दिसंबर 2022 को। आज राहुल गांधी साहब ने एक दफा फिर से अदानी ग्रुप के मसले जो हैं वो उठाए हैं और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी शाबाशी है इनको, अदानी साहब को। पूरा जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल था आज उन्होंने दिखाया लोगों को और उन्होंने कहा जी कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो बता रहा है कि ये मिस्ट्री क्या है अदानी कोल इंपोर्ट्स की जो कि कॉन्स्टेंटली उनकी दौलत में इजाफा करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इसकी वजह से वो लाते तो सस्ता हैं कोल इंडोनेशिया से, लेकिन फिर उसको बेतहाशा महंगा बना के इंडिया में पेश करते हैं, जिसकी के वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसे कमाए हैं एट द ट्यून ऑफ 12,000 करोड़ का फायदा उठा चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने फ्लीस किया है पुअर लोगों को। तो हम जो हैं इस तरह की हमारी पॉलिसी कभी भी कांग्रेस की नहीं रही, तो इस पे सवाल बनता है, इनको पूछना चाहिए कि ये एक आदमी जो है कैसे थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है। और पीएम साहब जो है मोदी जी, उनकी इनको शाबाशी हासिल है। उन्होंने ये भी बताया कि जी इससे पहले जनवरी में यूएस शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा जी इससे पहले भी इनके ऊपर एलिगेशंस आए थे, जिसमें कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने क्वेश्चन किया था इनको रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा था जी कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है अदानी ग्रुप। तो आज ये फिर से जो है गर्मा गर्म हो गई है सियासत हिंदुस्तान में भी। और जनाब इजिप्शियन कॉमेडियन जो है बसाम यूसुफ, उनको बुलाया है एक शो के अंदर, पियर्स मॉर्गन ने अपने शो में बुलाया और उन्होंने बेइंतहा बैश किया पियर्स मॉर्गन को। पहली दफा ये बैकफुट पे देखे गए और इन्होंने कहा जी, बसाम यूसुफ ने कहा कि छोड़ें कि मैं पैलेस्टीनियन हूं, छोड़ें कि मैं अमेरिकन हूं, मैं सोचता हूं कि मैं एक इजरायली हूं, मैं जीव हूं। तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब से कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं क्या ये ठीक है? क्या जो आपने जुडिशरी के साथ किया है क्या वो ठीक है? क्या जो लोगों को मारना है वो ठीक है? क्या बदले लेने जो है वो ठीक है? और फिर एंड पे इन्होंने कहा जी कि ही इज अ नार्सिसिस्ट साइकोपैथ, जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं। तो ये बहुत ही हार्ड हिटिंग इनका इंटरव्यू था पियर्स मॉर्गन के साथ। उन्होंने कहा जी कि वेस्ट वाले हमेशा इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, आप लोग रूट प्रॉब्लम पे नहीं जाते हैं कि किस तरह इजराइल जो है वो यहाँ पे आया है। उन्होंने बार बार कहा कि जी मैं हमास का बिल्कुल साथ नहीं देता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमास ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो इजराइल कर रहा है क्या आप उसको एंडोर्स करेंगे? पियर्स मॉर्गन ने उसके ऊपर कहा कि मैंने कभी भी इन चीज़ों को नहीं माना। उसके ऊपर बसाम ने फिर से कहा कि वेस्ट की तो आदत है, जैसे कि आप इराक में चले गए थे और आपने कहा था जी उनके पास तो बड़े वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो फिर वो कहाँ गए? आप लोग बर्बाद सिर्फ करना जानते हैं, आप लोगों को ठीक करना नहीं आता। पियर्स मॉर्गन ने कहा मैंने हमेशा राइट साइड का साथ दिया है, मैंने हमेशा जो है इराक वॉर को कंडेम किया था और अब भी मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। बहरहाल ये बड़ी गर्मा गर्म ये बहस थी, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। करण जौहर साहब ने जी अभी रिसेंटली सिल्वर जुबली मनाई है, इनकी जो बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी कुछ कुछ होता है, इसके अंदर बात करते हुए लोगों ने उनसे पूछा कि उसके अंदर सलमान जो था एक कैमियो रोल में आया था, तो क्या आपके साथ एक फुल फ्लेश्ड फिल्म कर सकता है? उन्होंने कहा जी कि वो मेरी फैमिली से और मेरे वालिद साहब जो हैं मेरे वालिद साहब जो हैं यश जौहर, उनके साथ बड़ा प्यार करते थे और जो है वो बड़े क्लोज थे इनके वालिद साहब सलीम साहब से। तो मैं सोचता हूं कि एक मैं फुल फ्लेश्ड फिल्म सलमान के साथ बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता हूं। इसके अलावा करण जौहर साहब ने बताया जी कि जिस वक्त मैंने कुछ कुछ होता है बनाई थी तो ये इतनी बड़ी हिट
थी और मैं अपने ही मुल्क में नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स दी जा रही थी। ये इंटरव्यू दे रहे थे 25th एनिवर्सरी ऑफ कुछ कुछ होता है, उस जिसमें कि सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी थे। और उन्होंने कहा जी कि मैं 25 साल का था और ये बड़ी आइकॉनिक मूवी थी और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन मैं तो बाहर था, मैं ये सारा कुछ एंजॉय नहीं कर सका अपने मुल्क के अंदर, तो मुझे उसका हमेशा से जो है अफसोस रहेगा। फिल्म के 6 वीक्स के रिलीज़ के बाद ये वापस आए थे। इस फिल्म को बेशुमार अवार्ड्स जो हैं दिए गए थे। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी अक्टूबर 16, 1988 में और इसने बहुत ही ट्रेंड सेट किए थे। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है जी, उसने आज श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से बैश किया और 4 दिन के अंदर ही पूरा मैच, ये ओडीआई था लेकिन 4 दिन के अंदर ही इन्होंने गेम खत्म कर दी। ये मैचेस जो थे इनके अंदर जो इन्होंने टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, वो 433 फॉर 9 अपना जो फर्स्ट इनिंग था उसके लिए दिया था। और ये जो है श्रीलंका ये 236 से में फर्स्ट इनिंग में कर सका था और 229 की लीड थी पाकिस्तान को। और उसके बाद इसको जो नेक्स्ट इनिंग्स जब इन्होंने खेली जो श्रीलंका ने, तो 155 फॉर 6 थी और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। तो पाकिस्तान ने इनको 11 ओवर्स में ही पैक कर दिया और अब इनके और भी जो कुछ ओडीआईज हैं वो होंगे बिटवीन अक्टूबर 22 और 31 के बीच में। तमाम के तमाम प्लेयर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज नजर आई मैदान के अंदर ट्रेनिंग करते हुए, जो वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान के अंदर गई हुई है और बेंगलुरु के ग्राउंड्स के अंदर ये ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। यहाँ पे इनका अक्टूबर 20 को जो है वो नेक्स्ट मैच है, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के बीमार हो गए थे, आपको पता ही है, उनको फीवर था। तो इससे पहले जो इनकी हो रही थी ट्रेनिंग चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, वो लोग ये लोग नहीं कर सके थे। इसके अंदर अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, जमान खान और मोहम्मद हारिस जो थे वो ट्रेनिंग नहीं कर सके थे क्योंकि बीमार थे। लेकिन आज तकरीबन सब लोग थे, 2 घंटे तक इन्होंने ट्रेनिंग की और नेक्स्ट मैच इनका जो है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जाएगा। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने थ्रैश किया आज अफगानिस्तान को और अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कायम रखा। ये आज इनकी स्ट्रेट 4th विन थी वर्ल्ड कप के मैच में चेन्नई के अंदर और इन्होंने जीता 149 रन से। ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी जो हैं उन्होंने ओपनर्स रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान को बहुत जल्दी 28 फॉर 2 पे आउट कर दिया और 289 रन का जो इनका चेस था वो इनको पूरा नहीं करने दिया। और फिर उसके बाद जो थे लॉकी फर्गसन, उन्होंने फिर साथ ही 8 रन्स पे हशमतुल्लाह शाहिदी को भी आउट किया। ट्रेंट बोल्ट और फर्गसन ने 5 विकेटें जो हैं वो अमंग्स देमसेल्व्स दे टुक 5 विकेट्स। मिशेल स्टैटनर जो हैं वो सेकंड न्यूजीलैंड के बॉलर हैं जिन्होंने कि अब 100 विकेट्स लिए हैं जब उन्होंने रिमूव किया मोहम्मद नबी और नवीदुल हक और फजलुल फारूकी को। टॉम लेथन ने न्यूजीलैंड की तरफ से 68 बनाए ऑफ 74 बॉल्स। ग्लेन फिलिप ने 71 ऑफ 80 बॉल्स। और जो आज अफगानिस्तान की फील्डिंग थी बहुत ही ज़्यादा स्लॉपी और बैड किस्म की देखी गई और इसके ऊपर चेरी ऑन द केक था मार्क चैपमैन का 25 रन्स ऑफ 12 डिलीवरीज। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीता था और न्यूजीलैंड को इन्वाइट किया था टू बैट। ये थी हमारी गर्मा गर्म खबरें जनाब, और अभी एक छोटा सा जो है टॉप ऑफ द